हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ क्विकली बिना टाइम वेस्ट करे। एंड इंग्लिश के 2025 टू 26 के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन 8 अब हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड यू हैव टू आंसर एनी 4 ऑफ देम। पहला क्वेश्चन है मिजबिल द ऑटर से। ऑटर्स आर नोन फॉर देयर पेक्यूलियर बिहेवियरल ट्रेट्स। क्वेश्चन असल में सीबीएसई के आसान होते हैं और ऐसे होते हैं जो आप घर आके बोलो अरे इसका आंसर मुझे आता था, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, बट मुझे वहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि जो क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में फॉर्म्ड होते हैं, फ्रेम्ड होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके क्वेश्चन एकदम से समझ में आ जाएगा, बट अगर आप रफली देखो ना तो कभी कभी ऐसा लगता है क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट है, पता नहीं क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऑटर्स आर नोन फॉर देयर स्पेशल ट्रेट्स, स्पेशल बिहेवियरल ट्रेट्स। क्यों? क्योंकि द क्वेश्चन इज बेसिकली सेइंग दैट ऑटर्स आर वेरी स्पेशल एनिमल्स एंड बिहेव इन अनयूजुअल और फनी वेज। सो दे आर सेइंग टू अस दैट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनी 2 traits mentioned in Mitchell the otter. नाउ दे सेइंग टू अस सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, कि आपको जो है इस पॉइंट को जो हमने अभी बोला इसको आपको ट्रू प्रूव करना है विद रेफरेंस टू एनी 2 traits अबाउट द ऑटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मतलब यू हैव टू पिक एनी 2 behaviors ऑफ मिचबिल एंड एक्सप्लेन देम एज एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं इसका आंसर मैंने आप लोगों के लिए क्या लिखा है। ऑटर्स आर डिफरेंट एंड फनी एनिमल्स विद वेरी यूनिक हैबिट्स। ऑल्दो आपको सिर्फ 2 ट्रेड्स देने हैं, मैंने आपको 3 ट्रेड्स दिए हैं चैप्टर में से, ताकि आप तीनों याद करके जाएं एंड आपको एग्जाम में इनमें से 3 में से जो भी 2 ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएं आप उन 2 के लिख के आइएगा। लेकिन जितना पूछा है उतना ही दे के आना है आपको। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 2 पूछे हैं 5 लिख के आ जाते हैं, उनको लगता है एक्स्ट्रा लिखने से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो पहला जो उसका ट्रेट है, हमने पहले लिखा है कि ऑटर्स आर डिफरेंट एंड फनी एनिमल्स विद वेरी यूनिक हैबिट्स। ऑटर्स जो होते हैं बेसिकली जो उन्होंने लाइन दी है उसको हमने ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ऑटर जो है बहुत डिफरेंट और फनी एनिमल्स होते हैं और उनके काफ़ी यूनिक बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं, यूनिक हैबिट्स होती हैं। अब हमें जो अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है 2 एग्जाम्पल्स से, तो वो हम पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लफर मूविंग वाटर। मिजबिल द ऑटर नेवर लाइक्ड स्टिल वाटर। मिजबिल जो था, जो ऑटर था, उसको कभी भी स्टिल वाटर मतलब कि ठहरा हुआ पानी पसंद नहीं था। He kept overturning bowls, splashing water, or even sitting inside them so that the water kept on moving. उसको बेसिकली ना कुछ चुल करनी होती थी पानी से। ही केप्ट ओवरटर्निंग बोल्स, या तो बोल्स को उसने उलट पुलट कर देता था या स्प्लैश करने लगता था पानी, या फिर जाके उस बोल्स में या पानी में जाके बैठ ही जाता था कि बस पानी मूव होता रहे। तो उसको क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा, वो एक जगह बैठ नहीं सकता था। ही नेवर लाइक्ड स्टिल वाटर, बस उसका मन करता था कि पानी हिलता रहे। सेकेंडली क्यूरियस नेचर था उसका। मिजबिल वॉज वेरी क्यूरियस। ही एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग अराउंड हिम, इवन ट्राइंग टू ओपन टैप्स टू सी हाउ दे वर्कड। इतना क्यूरियस था मिजबिल कि वो अपने अराउंड हर चीज़ को एक्सप्लोर करता रहता था। इवन वो कुछ नहीं तो ओपन टैप्स को ही, मतलब टैप्स को ही ओपन करने की कोशिश करता रहता था जस्ट टू सी हाउ दे वर्कड, बट वो कुछ ना कुछ करता रहता था। ही वॉज वेरी क्यूरियस इन नेचर। And the third trait is juggling skills. He could even juggle marbles on his belly while lying on his back. So beside all the other things that he could do, he also had this special ability to move marbles skillfully up and down or roll them around like a game or trick using his stomach as the surface, okay? And at the same time, he was resting on his back. सो वो बहुत अच्छे से मार्बल्स को जगल कर पाता था ऑन हिज बेली, ऑन हिज स्टमक, एंड वाइल ऑल ऑफ दिस हैपेंड व्हेन ही वाज लाइंग ऑन हिज बैक। सो दिस शोज दैट ऑटर्स आर वेरी डिफरेंट एंड फनी एनिमल्स विद वेरी यूनिक हैबिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाउ डज द यूज ऑफ रेपिटेशन इन द पोएम अमेंडा हाईलाइट द स्पीकर्स एक्सपेक्टेशन एंड अमेंडाज रिस्पॉन्सेज। कि जो पोएम है अमेंडा, उसमें कैसे रेपिटिशन के थ्रू स्पीकर की एक्सपेक्टेशंस हाईलाइट की जा रही हैं अमेंडा के रिस्पॉन्सेज से। मतलब क्या हाईलाइट किया जा रहा है अमेंडा के रिस्पॉन्सेज के थ्रू, ओके? सो इसका आंसर जो मैंने आपके लिए लिखा है वो ये है कि द रेपिटेशन इन द पोएम शोज हाउ द स्पीकर कीप्स गिविंग अमेंडा द सेम इंस्ट्रक्शंस लाइक डोंट बाइट योर नेल्स, विच शोज कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कंट्रोल।
जो पोएम है अमेंडा, उसमें जो रेगुलर रेपिटेशन किया गया है वो ये दर्शाता है, वो ये दिखाता है कि जो स्पीकर है वो कैसे अमेंडा को रेगुलरली सेम इंस्ट्रक्शंस देती रहती है, जैसे कि डोंट बाइट योर नेल्स, एंड ये दिखाता है कि कैसे वो कांस्टेंट प्रेशर और कंट्रोल में रखती है अमेंडा को. शी इज कॉन्स्टेंटली स्कोल्डेड एंड रिमाइंडेड ऑफ व्हाट नॉट टू डू. यहाँ शी अमेंडा के लिए यूज किया गया है कि अमेंडा को कॉन्स्टेंटली डांट पड़ती रहती है एंड ये याद दिलाया जाता है कि उसे क्या नहीं करना है. Amanda's replies, however, are not repetitive. Amanda के responses को भी पूछा है ना हमसे, तो Amanda के replies जो हैं वो repetitive नहीं है. Instead, she imagines different worlds of freedom, which shows her wish to escape and live independently. Instead, वो क्या करती है, वो अलग अलग दुनियाओं को imagine करती है जिसमें उसके पास freedom हो. And this shows that how badly she wants to escape and how badly she wants to live independently. Okay, so now let's move on to question number 3. How can Nelson Mandela's vision of liberating both the oppressed and the oppressor be applied in modern day societies to address issues of inequality and discrimination? So now this question is asking कि नेल्सन मंडेला का जो विजन था, क्या विजन था कि हमें ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों को लिबरेट करना चाहिए, यानी कि उनका जो बिलीव था. द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मंडेलाज आइडिया, बिकॉज मंडेला बिलीव दैट नॉट ओनली द विक्टिम्स, यानी कि ऑप्रेस्ड वंस, नॉट ओनली द विक्टिम्स बट ऑल्सो दोज हु डिस्क्रिमिनेट, यानी कि ऑप्रेसर्स must be freed because hatred traps both. And how can this thing be applied in modern day societies? मतलब how can we use this idea today in our present society to address issues of inequality and discrimination? How can this idea specifically help fight unfair treatment and discrimination in our modern world today? So नेल्सन मंडेला का जो मानना था कि we must liberate both the oppressed and the oppressor, how can we use that idea in today's modern world to address problems such as inequality and discrimination? The answer you can write is Nelson Mandela's vision means that true freedom requires freeing both those who are treated unfairly and those who treat others badly. नेल्सन मंडेला का जो विजन था कि ट्रू फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जो जिनको अप्रेस किया गया है, जिनको अनफेयरली ट्रीट किया गया है, एंड जिन्होंने दूसरों को अनफेयरली यानी कि बैडली ट्रीट किया है, यानी कि जो अप्रेसर्स हैं, उन दोनों को ही ट्रू फ्रीडम का मतलब जो है वो ये है कि उन दोनों को ही फ्री कर दिया जाना चाहिए. टू एंड इनइक्वालिटी वी मस्ट सपोर्ट पुअर एंड डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स. इनइक्वालिटी को एंड करने के लिए हमें सब पुअर और डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए, बट ऑल्सो चेंज द थिंकिंग ऑफ दोज हु डिस्क्रिमिनेट. लेकिन हमें साथ ही साथ उन लोगों की भी थिंकिंग को बदलना चाहिए जो असल में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. ओनली देन कैन हेट्रेड एंड रियल इक्वालिटी एंड पीस बी अचीव्ड. तभी असल में जो है वो नफरतें जो हैं ख़त्म होंगी और रियल इक्वालिटी और रियल सुकून, रियल शांति जो है वो अचीव हो पाएगी. अब क्वेश्चन 4 कहता है हाउ डज द लाइन एंड देन मूव्स ऑन रिफ्लेक्ट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द फॉग, thereby contributing to the poem's deeper message about life's impermanence. आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस काफ़ी आसान हैं और ये वही थीम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम चैप्टर्स में समझते हैं, जिनको हम बहुत ध्यान से समरी की पॉइंट्स में पढ़ के जाते हैं. बट थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन को इतने कॉम्प्लेक्स वे में फ्रेम किया गया होता है कि एग्जाम में बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि शायद उनको ये आता ही नहीं है. अब ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पूछ रहा है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि जो लाइन है ना एंड देन मूव्स ऑन, ये लाइन जो है, इस लाइन पे आप फोकस कीजिए एंड हमें बताइए कि ये लाइन कैसे एक्सप्लेन करती है कि फॉग इज ट्रांजिएंट इन नेचर, मतलब कि फॉग डजंट स्टे फॉरएवर, इट इज टेम्पररी. And how does this idea connect to the bigger meaning of the poem and about what? About life's impermanence. कि ये जो idea है कि fog हमेशा नहीं रहता है, it is temporary, ये poem के deeper message की तरफ हमें कैसे लेके जाता है. and वो deeper message क्या है? About life's impermanence. Life impermanence का मतलब है कि the poem suggests that life and its moments are also temporary like fog. So you have to explain that link. So the answer that I've written for you is the line
and then moves on shows that fog is temporary. सो देखो जो पहली लाइन होती है ना आंसर में, वो आप ज़्यादातर कोशिश किया कीजिए कि आप क्वेश्चन के में से एक स्टेटमेंट को फॉर्म कर लें, फेच कर लें, एंड दैट इज हाउ यू कैन सेट द टोन फॉर योर आंसर. सो द लाइन एंड देन मूव्स ऑन शोज दैट द फॉग इज टेम्पररी. ठीक है, ये लाइन दिखाती है कि फॉग टेम्पररी है. जस्ट एज फॉग अपीयर्स एंड देन डिसअपीयर्स, द लाइन सजेस्ट दैट एवरीथिंग इन लाइफ बोथ गुड एंड बैड इज ऑल्सो फ्लीटिंग. जैसे कि फॉग एक बार आता है फिर चला जाता है, सिमिलरली ये लाइन भी हमें दिखाती है कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा और बुरा आता जाता रहता है. दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ डीपर मैसेज अबाउट लाइफ्स इम्पर्मनेंस एंड द नीड टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स कॉन्स्टेंटली चेंज एंड नथिंग लास्ट फॉर एवर. और ये जो है असल में ये फॉग वाला जो मिसाल है वो असल में इस पोएम के डीपर मैसेज की तरफ हमें लेकर जाती है कि जिंदगी भी परमानेंट नहीं होती है, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स कॉन्स्टेंटली कीप ऑन चेंजिंग एंड नथिंग लास्ट फॉर एवर. इस दुनिया में सब कुछ जो है वो टेम्पररी होता है. सो ये लाइन हमें इस चीज को सिखाती है. Now comes the fifth question. How does Chubukov's reaction to Lomov's marriage proposal reflect his priorities and values? Chubukov का जो reaction था लोमोव के मैरिज प्रपोजल को लेकर, वो उसकी प्रायोरिटीज एंड वैल्यूज के बारे में हमें क्या दर्शाता है, क्या बताता है. इसके मैंने आपके लिए 2 आंसर लिखे हैं. ऊपर वाला आंसर मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, ऑल तो वो देखने में लॉन्ग है बट वो लॉन्ग है नहीं, वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी लैंग्वेज में अच्छे से एक्सपैंड करके लिखा गया है. सो आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में छोटा करके तो लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा चलेगा, बट उसको अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे सो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा. दिस इज अप टू यू, आप कौन सा वर्जन पिक करोगे, बट आई रीड आउट बोथ फॉर यू. Chubukov's reaction shows that his main priorities are wealth and social standing. Chubukov का reaction जो है वो हमें दिखाता है कि उसकी main priority असल में पैसा और social standing है. Initially, he believes Lomov is there to borrow money and decides against helping him. इनिशियली उसको लगा कि लोमोव जो है पैसे लेने आया है, एंड उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसकी मदद नहीं करेगा. हाउएवर व्हेन ही लर्न्स दैट लोमोव वांट्स टू प्रपोज टू हिज डॉटर, ही इज ओवरजॉयड एंड फुली सपोर्टिव. लेकिन जब बाद में उसको लगता है, पता चलता है कि लोमोव असल में उसकी बेटी को प्रपोज करना चाहता है, तो वो खुशी के मारे झूम उठता है एंड फुली सपोर्टिव हो जाता है. और उसके मिजाज में, उसके एटीट्यूड में ये जो सडन चेंज आता है वो ये रिवील करता है कि वो जो है एक फाइनेंशियली बेनिफिशियल मैरिज को ज़्यादा तरजीह देता है ओवर एनी इमोशनल कनेक्शन. उसके लिए उसकी बेटी की मैरिटल लाइफ का इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल हैप्पीनेस से बढ़ के फाइनेंशियली बेनिफिशियल मैरिज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियली उसको मुनाफा होना चाहिए. हाईलाइटिंग हिज मटीरियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज़, एंड ये चीज़ दिखाती है कि कितना मटीरियलिस्टिक था वो, उसकी वैल्यूज़ कितनी प्रैक्टिकल थी. वो इमोशनली नहीं सोचता था, वो माइंड से वो ग्रीडली सोच रहा था, यहाँ पर मटीरियलिस्टिकली सोचता था. ठीक है. एंड इसका सेकंड आंसर अगर आपको वो वाला बड़ा, एंड अगर आपको ये वाला आंसर बड़ा लग रहा है, सो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चुबुकोव बिकम्स वेरी हैप्पी व्हेन लोमोव प्रपोज टू नटालिया. कि चुबुकोव बहुत खुश हो जाता है जब लोमोव उसकी बेटी नटालिया को प्रपोज करता है. ही इज नॉट एक्साइटेड अबाउट लव बट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मैरिंग हिज डॉटर टू अ रिच नेबर. वो इस बारे में एक्साइटेड नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या करेंगे या खुश रहेंगे, बल्कि वो इस आइडिया के बारे में एक्साइटेड है कि उसकी बेटी की शादी एक अमीर पड़ोसी से हो जाएगी. He quickly calls Lomov my dear fellow, showing he values money and status more than real feelings. और उसका क्विकली लोमोव को माई डियर फेलो कहना हमें ये दिखाता है कि वो पैसे को ज़्यादा तरजीह देता है, स्टेटस को ज़्यादा तरजीह देता है किसी भी रियल फीलिंग्स के ऊपर. आई सेड कि ये वाला इजी था, बट दिस वन वॉज इजी. बाय मिस्टेक मैंने अप एंड डाउन कर दिया, बट विच एवर आंसर यू फाइंड योर सेल्फ मोर कंफर्टेबल इन, यू कैन राइट दैट आंसर. सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं. इन चैप्टर्स को प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम में, बिकॉज आई एम श्योर इन चैप्टर्स में से आपको कुछ ना कुछ थीम बेस्ड या इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं. क्वेश्चंस असल में बहुत सिंपल हैं, बट जिस वे में फ्रेम किए गए हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9. इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं और इन तीनों में से हमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है. पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ डज द नेकलेस इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनेस्टी एज द की एलिमेंट फॉर लीडिंग अ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ.
जो द नेकलेस चैप्टर है वो कैसे हमें ऑनेस्टी की इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाता है कि ऑनेस्टी एक हैप्पी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द आंसर दैट आई हैव रिटन फॉर यू. आंसर को अगर आप इस तरीके से पॉइंट्स में लिख के आते हो ना, तो इससे आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रहता है कि हाँ मैंने ये बात भी कर ली है, ये बात भी कर ली है, ये बात भी कर ली है. आपका आंसर ओवरऑल नीट भी लगता है एंड बहुत गिच पिच नहीं लगता है, वो एग्जामिनर के लिए ज़्यादा रीडेबल हो जाता है. सो इससे ओवरऑल आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं. सो आंसर दैट आई हैव रिटन फॉर यू इज इन The necklace, we learn that honesty is very important for living a happy and peaceful life. जो चैप्टर है नेकलेस, उसमें हमने सीखा है कि ऑनेस्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीने के लिए. सी अगेन मैंने बोला है ना, जब आप अपने आंसर्स को स्टार्ट करो तो असल में जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है उसी को पुल आउट करके एक प्रॉपर वे में उसको लिख दो, उसके बाद अपने पॉइंट्स दो. एंड क्योंकि 3 मार्क्स का आंसर है, कोशिश करो 3 पॉइंट्स दो. ठीक है, अगर क्वेश्चन ही ऐसा है, चैप्टर ही ऐसा है जहाँ से आप 3 पॉइंट्स को पुल नहीं कर पा रहे हो, तब आप 2 मार्क्स कर लो. बट कोशिश करो कि आधा नंबर फिर आपको इंट्रो लाइन का और आधा नंबर आपको एंडिंग लाइन का मिले. दिस इज हाउ यू राइट आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन इन द वे कि आपका एग्जामिनर जो है वो आपसे इम्प्रेस हो पाए. सो पहला पॉइंट कहता है मटिल्डा डिड नॉट टेल हर फ्रेंड द ट्रूथ अबाउट लूजिंग द नेकलेस. मटिल्डा ने अपने दोस्त को उसके नेकलेस खो जाने के बारे में कुछ नहीं बताया. इंस्टेड शी एंड हर हस्बैंड रिप्लेस्ड इट सीक्रेटली, और इंस्टेड उसने और उसके हस्बैंड ने उसको सीक्रेटली रिप्लेस कर दिया. दिस लाई मेड देम सफर फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, और ये झूठ ने उनको 10 साल तक परेशानियों में घेरे रखा. बिकॉज ऑफ दिस डिसऑनेस्टी दे लिव्ड विद स्ट्रेस, फियर एंड हार्ड वर्क विच रून्ड देयर हेल्थ एंड हैप्पीनेस. और उनकी इस डिसऑनेस्टी की वजह से उन्होंने फियर, स्ट्रेस और हार्डवर्क में ज़िंदगी बिताई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हेल्थ एंड हैप्पीनेस रून्ड रही, खराब रही, ख़त्म रही. If Matilda had been honest from the beginning, things would have been simple and she would not have wasted her life in misery. अगर मटिल्डा शुरू से ही ऑनेस्ट होती ना, तो उसकी ज़िंदगी बहुत सिंपल हो जाती, चीज़ें उसके लिए सिंपल हो जाती हैं. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस परेशानी में, इस गरीबी में नहीं बिताई होती. So the story shows that honesty saves us from unnecessary problems and gives peace of mind. तो ये स्टोरी हमें दिखाती है कि ऑनेस्टी जो है वो हमें अननेसेसरी प्रॉब्लम से बचाती है और हमें दिमाग का सुकून देती है. If you want to write a shorter answer, this is what I've written for you. Have a look at this as well, but I would recommend you to write the answer that I've written above. Losing the necklace and choosing to replace it with an expensive real one instead of confessing the truth led to 10 years of poverty and suffering for Matilda and her husband. If she had been honest, she would have learned the necklace was fake and was not worth much, avoiding all the misery. अगर वो honest रही होती, उसको शुरू में ही पता चल जाता कि वो नेकलेस असल में फेक था एंड इतनी वैल्यूएबल था ही नहीं, एंड जो भी उसको प्रॉब्लम्स आई वो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं. This illustrates that telling the truth even when it is difficult is crucial for a peaceful life. और ये हमें दिखाता है कि सच बोलना even when वो थोड़ा सा मुश्किल हो, वो हमारे सुकून दे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो आपको दोनों से जो आंसर पसंद आया आप वो आंसर लिख सकते हैं. क्वेश्चन सेकंड कहता है ब्रीफली इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ द एडेज वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अनिल एंड हरी सिंह इन द थीव्स स्टोरी. इन द थीव्स स्टोरी जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया है, उसमें अनिल और हरी की जो रिलेशनशिप रही है उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए आप इस एडेजेस स्टेटमेंट पे बात कीजिए कि वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टॉट. अच्छी वैल्यूज़ जो है वो इंसान पकड़ता है, सीखता है, उसको सिखाई नहीं जाती हैं. वो खुद उन वैल्यूज़ से में खुद को, मतलब वो उन वैल्यूज़ में खुद बंध जाता है, उन वैल्यूज़ से खुद सीखता है, ना कि उसको वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं. सो द आंसर दैट आई हैव रिटन फॉर यू, एडेज कहते हैं सेइंग को. सो इफ़ यू वांट आप क्वेश्चन में से एडेज लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट इफ़ यू वांट आप सेइंग भी लिख सकते हैं. द एडेज या फिर सेइंग दोनों से एक वर्ड लिखिएगा. वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट इज ट्रू इन द थीव्स स्टोरी. अब फिर वही वाली बात है ना, मैंने अपना आंसर एक स्टेटमेंट से शुरू किया है जो कि मुझे क्वेश्चन में से ईजिली मिल गई.
अनिल नेवर डायरेक्टली लेक्चर्ड हरी ऑन मोरालिटी. अनिल ने कभी हरी सिंह को मोरालिटी पे लेक्चर नहीं दिया डायरेक्टली. इंस्टेड हिज ट्रस्टिंग एंड काइंड नेचर एंड हिज विलिंगनेस टू टीच हरी सिंह टू रीड एंड राइट शोड द बॉय द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट. बल्कि उनके लेक्चर ना देने से की बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमेशा एक काइंड नेचर दिखाया, हमेशा उन्होंने ट्रस्ट शो किया एंड हमेशा उन्होंने ये विलिंगनेस शो करी कि वो हरी सिंह को लिखना और पढ़ना सिखाना चाहते हैं. एंड इस चीज़ ने उस लड़के को एजुकेशन और रिस्पेक्ट की वैल्यू सिखाई. दीज साइलेंट एक्शंस टच हरी मोर देन द वर्ड्स कुड. These silent actions touched हरी more than words could. ये जो साइलेंट उनके एक्शंस थे उन्होंने हरी को किसी भी अल्फाजी, किसी भी लेक्चर से ज़्यादा टच कर दिया. That's why after stealing Anil's money he feels guilty and returns it. इसीलिए अनिल के पैसे चुराने के बाद हरी सिंह को बहुत गिल्टी फील होता है एंड वो उन पैसों को लौटा देता है. This shows that real values like honesty and trust are learned by example, not just by teaching. और ये चीज़ हमें दिखाती है कि असल वैल्यूज़ जो हैं, जैसे कि ऑनेस्टी और ट्रस्ट जैसी असल वैल्यूज़, वो बाय एग्जाम्पल सीखी जाती हैं, मिसालों के साथ सीखी जाती हैं, एंड नॉट जस्ट बाय प्रीचिंग, नॉट जस्ट बाय टीचिंग. सो क्वेश्चन थर्ड कहता है, ग्रिफिन्स एक्सपीरियंसेस मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट एंड नॉर्मलसी वाइल बीइंग इनविजिबल. हाउ डू दीज फ्लीटिंग मोमेंट्स इम्पैक्ट हिज सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड हिज एक्शंस थ्रू फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. In footprints without feet, Griffin sometimes feels a little normal when he finds food or warmth while being invisible. Footprints without feet में Griffin कभी कभी नॉर्मल फील करता है जब उसको फूड या वार्मथ मिल जाता है अपनी इनविजिबिलिटी की हालत में. एंड दीज मोमेंट्स गिव हिम शॉर्ट कंफर्ट. और ये जो लम्हे हैं उसको शॉर्ट कंफर्ट तो देते हैं, बट सून रिमाइंड हिम दैट ही इज एक्चुअली लोनली एंड कट ऑफ फ्रॉम अदर्स. लेकिन ये लम्हे उसको सून जल्दी ये बात याद दिला देते कि वो असल में लोनली है, लोगों से कट ऑफ हो चुका है. दिस लोनलीनेस मेक्स हिम फ्रस्ट्रेटेड एंड डेस्परेट. और ये ही लोनलीनेस उसको फ्रस्ट्रेटेड और बहुत डेस्परेट बना देती है. To survive, he begins stealing, wearing disguises and even using violence. और जिंदा रहने के लिए वो चोरी करना शुरू करता है, बहरूपिया बनने की कोशिश करता है, अलग अलग रूपों को धारण करता है एंड इवन वायलेंस का यूज करता है. स्लोली ही लूजेज हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड बिकम्स मोर सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी. एंड स्लोली उसकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज हो जाती है एंड वो सेपरेट होने लगता है सोसाइटी से. So his brief comforts only increase his pain and push him towards wrong actions. So उसके जो brief comforts हैं, छोटे छोटे initial comforts हैं, वो उसके दर्द को असल में बढ़ा देते हैं और उसको wrong actions की तरफ push करते हैं. तो बस अब हमारे लिटरेचर सेक्शन के ये 4 क्वेश्चंस बचे हैं. दोनों ही 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. आपको दोनों में से ए और बी में से क्वेश्चन नंबर 10 में भी सिर्फ एक करना है और क्वेश्चन नंबर 11 में भी. लेकिन ये 4 क्वेश्चंस हैं मेरे लिए एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने में आराम से 18 से 20 मिनट मुझे लग जाएंगे. सो दैट आई एम गोइंग टू कवर विद यू इन सेपरेट वीडियो, सो दैट आपका यहाँ तक का आपको लगे कि हाँ ठीक है, शॉर्ट और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं एंड नाउ आई हैव टू मूव ऑन टू लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. इससे क्या होता है, आपके नहीं एक शॉर्ट टर्म गोल सेट हो पाएंगे कि ठीक है आज हमने इतना कर लिया, अब कल हम इतना करेंगे. सो दैट कीप्स यू गोइंग एज वेल एंड एज अ न्यू क्रिएटर ऑल्सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल. क्योंकि जब बीच में बच्चे छोड़ के पढ़ाई, क्योंकि लंबी वीडियोस को ऑब्वियसली नो वन कैन स्टडी ऑल ऑफ देम इन वन गो, सो उनसे मेरे लिए भी एज अ क्रिएटर नुकसान है. बिकॉज यूट्यूब के एल्गोरिथम को रॉन्ग सिग्नल मिलता है दैट माई वीडियोज माइट नॉट बी गुड इनफ कि बच्चे बीच में छोड़ के जा रहे हैं, स्पाइक्स एंड डिप्स हो रहे हैं. सो फॉर दैट मैटर आई हैव टू क्रिएट अनदर वीडियो फॉर दीज 4 क्वेश्चंस, बट आई वोंट टेक लॉन्ग इनफ. ये बस ये 4 क्वेश्चंस बचे हैं, इसको हम अगली वीडियो में जल्दी कवर करेंगे एंड उसके बाद वील बी मूविंग ऑन टू आवर प्रॉपर लिटरेचर सेक्शन. बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस दैट आई एक्सप्लेन टू यू हैवंट बीन टॉट बाय मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, बट आई विल डू दैट सून फॉर यू. इसी के साथ आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, एंड इफ यस प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना एंड इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी टू कीप ऑन ब्रिंगिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग स्टफ फॉर यू. बाय.